आप सभी लॉ स्टूडेंट एवं हमारे सभी अधिवक्ता साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो की थंबनेल में देख चुके हैं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए BNS के ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं BNS में 20 चैप्टर है। प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में मिलेंगे और BNSS, BSA और संविधान और समस्त माइनर लॉ जैसे MP ADPO एग्जाम में 28 माइनर लॉ शामिल है और 4 मेजर लॉ है। इन सभी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे YouTube चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट ऑप्शन में देखकर वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है और चैट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे बात भी कर सकते हो और कमेंट करो तो आपका रिप्लाई भी 1 घंटे के अंदर दिया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं BNS के सामान्य परिचय के बारे में। इससे कब सहमति मिली, लागू डेट, लोकसभा, राज्यसभा, एक्ट नंबर क्या है, क्योंकि हमें प्रत्येक एक्ट के बारे में इतना जानकारी तो होना चाहिए। इसका एक्ट नंबर है BNS का 45 और इसे लोकसभा में सहमति मिली 20 दिसंबर और 21 दिसंबर को राज्यसभा में। इसके बाद 25 दिसंबर को राष्ट्रपति की सहमति मिलती है। इसके बाद 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण मध्य प्रदेश में BNS को लागू कर दिया जाता है। इसमें टोटल 20 चैप्टर है और 258 धाराएं हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि एग्जाम में किस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस प्रकार है, ऑफेंस के आवश्यक तत्व है, यानी कि अपराध के आवश्यक तत्व क्या है। कोई कार्य करने से अपराध नहीं होता। एक्ट आपने कर दिया, जब तक आपका मन अपराधी ना हो तब तक अपराध नहीं है। इसलिए अपराध में 2 तत्वों का होना आवश्यक है, एक तो आशय और कृत्य। इसलिए इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा, प्रत्येक अपराध में होना चाहिए। प्रत्येक अपराध में आशय और कृत्य होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, तभी अपराध का गठन होता है। किसी एक्ट के करने से अपराध नहीं होता जब तक आपका मन भी अपराधी ना हो। अगर आपका मन भी अपराधी हो और आपने एक्ट कर दिया तो है एक प्रकार का अपराध है। इसलिए इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा, निम्न में से कौन सा तत्व अपराध का तत्व नहीं है। अपराध में आशय और कृत्य है। आपराधिक कार्य, दुराशय, उद्देश्य, मानव प्राणी, दुराशय भी होता है, उद्देश्य नहीं है, आवश्यक तत्व। इसलिए इसका B ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ति मेंस दिया से संबंधित है। मेंस दिया से संबंधित कौन सी सूक्ति है। एक्टस नॉन फिट रीम निसी मीन्स सिट रिया। इसका B ऑप्शन सही है। इसके बाद पांचवा, सूक्ति अर्थात केवल कार्य किसी को अपराधी
नहीं बनाता यदि उसका मन भी अपराधी ना हो। वही शब्द आ गया, कार्य और आशय। कार्य किसी भी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक उसका मन अपराधी ना हो। एक सूक्ति है, अपराध में किससे अभिप्रेत है? ए ऑप्शन सामान्य आशय से, बी सामूहिक दायित्व से, सी अपराध में मन का दोषी होना, डी दोषपूर्ण कृत्य। अपराध में मन का दोषी होना भी महत्वपूर्ण है। किसी कार्य को करने से आप अपराधी नहीं कहे जाओगे, आपका जब तक मन दोषी नहीं है। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। छठवां, यदि एक्टस नॉन फिट री निसी मेंस सिट रिया डांडिक विधि का प्रमुख सिद्धांत है तो निम्नलिखित कौन सा कथन उपरोक्त सिद्धांत को सही रूप में दर्शाता है? ए ऑप्शन मेंस रिया आपराधिक मन स्थिति अपराध का एक आवश्यक तत्व है और मेंस रिया आपराधिक मन स्थिति के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता, आवश्यक तत्व है। बी भारतीय विधि के अधीन डांडिक दायित्व सदैव मेंस रिया में अंतर्निहित है। मेंस रिया के बाद एक्टस रिया भी तो होनी चाहिए, तभी तो अपराध का गठन होता है। केवल मेंस रिया होने से अपराध गठित नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए दोनों गलत है। सी अपराध गठित करने के लिए एक्टस रिया यानी कि आपराधिक कृत्य एवं मेंस रिया आपराधिक मन स्थिति का होना जरूरी है। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको एडीपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप लोग और कोचिंग ज्वाइन करनी है तो आप हमसे संपर्क करें। हम वादा करते हैं पूरे मध्य प्रदेश में आपको इस प्रकार से धाराओं को याद करवाना ट्रिक के माध्यम से कोई भी नहीं बताएगा और टॉपर के शॉर्ट नोट्स उपलब्ध करवाना, आप तक पहुंचाना कि किस प्रकार हमें इन 32 एक्ट पर अच्छे से पकड़ बनानी है। टॉपर बनना है, ना कि किसी विषय में पीएचडी करना है। इसीलिए आपको टॉपर के नोट्स दिए जाएंगे कि इन 32 एक्ट को किस प्रकार 24 घंटे में रिवीजन करें। एक दिन में 32 एक्ट का रिवीजन करना सिखाएंगे। और अगर आपको कोचिंग करनी है तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। हम इतना ज़रूर वादा करते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार की कोचिंग संस्थान आपको उपलब्ध नहीं करवा पाएगी, इस प्रकार से नहीं पढ़ा पाएगी जिस प्रकार से हम आपको तरीका बताएंगे समझाने का, और आपको हमेशा के लिए याद रहेगा जो हम आपको बताएंगे। क्योंकि सभी धाराओं की हमने ट्रिक बना रखी है, आसान धाराओं, क्योंकि हम हर चीज को याद नहीं कर सकते। 32 एक्ट है, 32 एक्ट को रटना एक चुनौती है। इसलिए लोगों से हटकर चलना पड़ेगा, तभी हमारा एडीपीओ का एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा। क्योंकि इसमें सिलेबस में एमपीजीके, जीएस, कंप्यूटर, करंट भी शामिल है, उस पर भी ध्यान देना है लॉ के साथ साथ। इसलिए आप एक बार जरूर संपर्क करें अगर आपको अच्छी और बेहतरीन तैयारी करनी है। इसके बाद 7वां, एक्टस नॉन फिट रीम निसी मेंस सिट रिया से तात्पर्य है। ए ऑप्शन अभियुक्त का केवल कृत्य या अवैध लोभ उसे डांडिक विधि के अधीन उत्तरदायी बना देता है, बिल्कुल नहीं। बी अपराध के पीछे केवल दोषी मन हेतुक के साथ मिलकर, बिल्कुल गलत। सी
अभियुक्त का दोषी मन को प्रभावित करने की इच्छा, ये भी गलत है। डी, वास्तव में कोई कृत्य आपराधिक नहीं होता जब तक उसके साथ दोषी मन ना हो। बिल्कुल, कोई भी कृत्य यानी कि कार्य आपराधिक नहीं है जब तक कि उसका मन भी दोषी ना हो। इसलिए डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद 8वां, आपराधिक विधि के मूल सिद्धांत न्यूलम क्रिमेन नुल्ला पोइना साइन लेगे से तात्पर्य है। ए ऑप्शन, बिना पूर्व स्थापित आपराधिक विधि के कोई भी कार्य अपराध या दंडिक नहीं होता। इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 9वां, अपराध वह कृत्य है जो विधि द्वारा निषेधित एवं समाज के नैतिक मूल्यों के विरुद्ध है। यह किसने कहा था? यह कहा था ऑस्टिन नहीं है, स्टीफन ने कहा था यह वाक्य। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां, किसी कृत्य को दंडनीय बनाने के लिए उसे नैतिक रूप से दोषपूर्ण होना चाहिए, उसे एक माप होना चाहिए। यह मत निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया गया था? यह मत दिया गया था लॉर्ड डैनिंग के द्वारा। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। 11, आपराधिक विधि के अंतर्गत सफल अभियोजन से तात्पर्य क्या है? आपराधिक अभियोजन के अंतर्गत एक सफल अभियोजन से क्या तात्पर्य है? कि वह अभियुक्त को दोष सिद्धि करा सके, ना कि दोष मुक्ति, ना कि डिस्चार्ज, ना कि अभियुक्त को दंडित, दोष सिद्ध करा सके अभियुक्त को। इसका सी ऑप्शन सही है। वही एक सफल अभियोजन माना जाता है। इसके बाद 12, प्रत्येक विधान में मेंस रिया अंतर्निहित होगा जब तक कि प्रतिकूल दर्शित नहीं किया जाता। यह दृष्टिकोण प्रकट किया गया। यह दृष्टिकोण प्रकट किया गया था सिराज बनाम डी रोटिजेन के मामले में। इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 13, निम्नलिखित में से कौन सा मेंस रिया से संबंधित नहीं है? मेंस रिया से संबंधित 3 केस है। आर बनाम प्रिंस, आर बनाम टाल्सन, सिराज बनाम डी रोटिजर। डी, वरिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परेयर नहीं है। अगर आपको पता था यह 3 मेंस रिया से संबंधित है तो चौथा ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कौन नहीं है। इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 14, यह सूक्ति इंग्लैंड के कानून से अधिक पुरानी है कि कोई व्यक्ति दोषी नहीं होता जब तक कि उसका मन दोषी नहीं होता। लॉर्ड अरविंगर द्वारा यह मत व्यक्त किया गया था। आर बनाम एल डे में। इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 15, BNS एक्ट नंबर 45। एक्ट नंबर भी ध्यान रखिए 45, BNSS का 46, BSA का 47। राष्ट्रपति की स्वीकृति 25 दिसंबर 2023 को मिली। इसके बाद अगला 16, BNS में शामिल है 358 धाराएं और 20 चैप्टर शामिल है। यह भी हम आपको शुरुआत में बता चुके हैं। इसके बाद चलते हैं, इसका जो पहला चैप्टर है BNS का, जो 1 से लेकर 3 तक चलता है, यानी कि केवल
1 2 3 3 धाराएं हैं। और इसके बाद इसके अगले चैप्टर, टोटल 20 चैप्टर है। 20 चैप्टर के वीडियो हमारे वीडियो प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। अगर आपने वह देख लिया तो हम वादा करते हैं कोई भी एग्जाम हो भारत में जुडिशरी से संबंधित आप दे लीजिए, एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न गलत नहीं होगा। और अगर आपको कोचिंग की तैयारी करना है तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि हमारी कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं। एडीपीओ एग्ज़ाम की तैयारी करवा रही हैं गूगल मीट के माध्यम से, जिससे आप लोग हमसे बातचीत भी कर सकते हो। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके बाद अगला प्रश्न 17। बीएनएस 2023 की धारा 1 निम्नलिखित के बारे में प्रावधान करती है। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू की बात करती है। कोई भी एक्ट हो, सभी एक्ट की धारा 1 इसी बारे में बात करते हैं, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू। इसके बाद 18, बीएनएस के अधिकांश उपबंध प्रवृत्त होंगे। अधिकांश उपबंध प्रवृत्त होंगे 1 जुलाई 2024 से, यानी कि लागू कब से है? बीएनएस केवल 106(2) को छोड़कर इसको लागू नहीं किया गया और सभी धाराएं लागू हैं 1 जुलाई 2024 से, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। 19, बीएनएस 2023 के उपबंध धारा 106(2) के उपबंध के सिवाय लागू होंगे। इसकी डेट आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि हम बता चुके हैं इसको। इसके बाद 20, बीएनएस 2023 का निम्नलिखित कौन सा उपबंध 1 जुलाई 2024 से प्रवर्तन से अवर्जित रखा गया है? इसका आंसर भी आप लोग बताइए। कौन सा प्रावधान है जो 1 जुलाई 2024 से लागू नहीं किया गया है? इसका आंसर आपको देना है 19 का और 20 का। जब भी आप कमेंट करो इस प्रकार करिए, और 19 का ए है, बी है, सी है कि डी है, 20 का ए है, बी है कि सी है कि डी है। इस प्रकार करिए जिससे हमें पता चल सके आप किसका आंसर ए बी सी बता रहे हो। ध्यान रखें इस बात का। इसके बाद 21, ए स्पेन का एक नागरिक जो पेरिस में रहता है, यानी कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, स्पेन का है, लेकिन रहता कहाँ पर है? पेरिस में। ने किसी अपराध के कार्य किए जाने को उकसाया। ए ने उकसाया पेरिस में एक नागरिक को अपराध करने के लिए, परिणाम स्वरूप भारत में किया गया। अगर वही अपराध भारत में किया जाता, ए ऑप्शन। इस प्रकार उत्तरदायी मानो अपराध भारत में कारित किया गया था। अगर भारत के नागरिक द्वारा किया जाता तो यह माना जाता वह अपराध जरूर पेरिस में किया गया है, लेकिन जिस प्रकार भारत में दंडनीय है उसी प्रकार दंडनीय माना जाएगा उस व्यक्ति के ऊपर, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इस प्रकार उत्तरदायी है मानो अपराध भारत में कारित किया गया था। इसके बाद 22, निम्नलिखित को पढ़िए। ए, भारतीय न्यायालय को किसी भारतीय द्वारा विदेश में कारित किए गए अपराध का ट्रायल करने की अधिकारिता होती है। जो भारतीय न्यायालय है, किसी भारतीय द्वारा विदेश में कोई अपराध किया गया है तो उसका ट्रायल भारत में किया जा सकता है, भारतीय न्यायालय को अधिकारिता है। बिल्कुल सही है। दूसरा ए सही है, इसलिए बी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ना डी होगा। अब दो ऑप्शन अपने पास बचते हैं,
दूसरा भी पढ़ लीजिए क्या कहता है। भारतीय न्यायालय को भारत में किसी विदेशी द्वारा कारित किए गए अपराध का ट्रायल करने की अधिकारिता नहीं होती। यह गलत है भैया। कोई विदेशी है, भारत में आकर किसी का मर्डर कर दे तो उसका ट्रायल कहाँ चलेगा? भारत में ही चलेगा। इसका ए ऑप्शन सही है। एक सही है किंतु दो गलत है। इस प्रकार एग्जाम में टिक करना है समझकर। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है बैरेट पर तो ध्यान है, पढ़ रहे हो, लेकिन मोबाइल पर भी ध्यान है। ये लगता है आपको कि मोबाइल के मैसेज भी देखते जाएं, क्योंकि उस पर किसी के मैसेज आने वाले हैं। दिल में ऐसी भावनाएं भी उत्पन्न होती हैं, लेकिन जब पढ़ाई करते हो तो एक जगह ध्यान लगाइए। जब मोबाइल चलाते हो तो पूरा ध्यान मोबाइल पर लगा लीजिए, क्या दिक्कत है? पढ़ाई ऐसी चीज है जो आपको सब कुछ दे सकती है। मानते हैं मोबाइल से भी कुछ काम होते हैं, लेकिन मोबाइल चलाते समय मोबाइल पर ध्यान दीजिए। पढ़ाई करते समय पूरा ध्यान, तन मन धन दिल पढ़ाई पर लगा दीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद अगला ए, जो भारत का नागरिक है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर हत्या करता है। भारत का तो कौन नागरिक है, लेकिन भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर मर्डर करता है और हत्या के लिए विचारित और दोषित किया जा सकता है। भारत के किसी भी स्थान पर जहां पर वह पाया जाता है। इसका सी ऑप्शन सही है। 24 ए, जो भारत का नागरिक है, पेरिस में हत्या करता है, मुंबई में पकड़ा जाता है, हत्या के अपराध के लिए वह विचारित और दोषित किया जा सकता है। जहां पर वह पाया गया है, मुंबई में तो मुंबई में, उपरोक्त दोनों में से कहीं भी नहीं है। मुंबई में अगर वह भारत का नागरिक है तो मुंबई में ट्रायल चलेगा। जहां पर वह पाया गया है वहीं पर दोष सिद्ध किया जाएगा। अगर मुंबई में पाया गया है तो मुंबई में ट्रायल चलेगा। इसलिए इसका डी ऑप्शन है। 25 ए, जो कि भारत का नागरिक है, इंग्लैंड में एक हत्या करता है और इंदौर में पाए जाने पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। तो इंदौर में जहां पर वह पाया जाता है उसका ट्रायल किया जाएगा। इसका सी ऑप्शन सही है। 26 निम्नलिखित कौन सी परिस्थितियों में भारतीय न्यायालयों की अधिकारिता होगी? भारतीय न्यायालय की अधिकारिता किन परिस्थितियों में होगी? पहला, किसी भारतीय द्वारा विदेश में अपराध कार्य करने का भारतीय न्यायालय की अधिकारिता, बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत में किसी विदेशी द्वारा अपराध कार्य करने पर भी है। तीसरा, भारतीय जहाज पर किसी व्यक्ति द्वारा अपराध कार्य करना, यह तीनों सही है। इसलिए 1, 2, 3 होगा डी ऑप्शन। 27 BNS 2023 में की कोई बात निम्न के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। ए ऑप्शन, भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और तृजन के लिए दंडित करने वाले किसी एक्ट। इसका ए ऑप्शन तो सही है, लेकिन बी विशेष विधि एवं स्थानीय विधि 18 में बताया गया है और जो 30 में बताया गया, 2:30 में है स्पेशल लॉ। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वहाँ पर BNS प्रभाव नहीं डालेगी। कोई अगर स्पेशल लॉ है या लोकल लॉ है, लोकल क्षेत्र के लिए भारत के विशिष्ट भाग के लिए विधि बना दी गई है, जैसे SC/ST एक्ट है, तो वहाँ पर SC/ST की धाराएं लगाई जाएंगी। जो SC/ST का अपराध बनता है उनके तहत दंडित किया जाएगा, ना कि BNS के तहत।
और जो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स का लॉ है उस पर है बीएनएस, इफेक्ट नहीं करता है, वहाँ पर लागू नहीं होगा, यह कहना चाहता है 27 नंबर का प्रश्न। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। इसके बाद 28 बीएनएस 2023 की निम्नलिखित कौन सी धारा शब्द यानी कि एक्ट 1+25 यानी कि 2+25, एक में एक्ट है और 25 में ओमिशन है यानी कि लोप है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। ए में एक्ट है भैया और 25 में ओमिशन, कोई सिंगल एक्ट या सीरीज एक्ट है। इसके बाद 29 बीएनएस 2023 में निम्नलिखित कौन सी परिभाषा नई स्थापित की गई है? नई स्थापित परिभाषा कौन सी है? जीव जंतु को परिभाषित किया गया है 2 में, एनिमल, सी फूड चाइल्ड, सी में यानी कि 3 में बालक को परिभाषित किया गया है जो नया है 18 वर्ष से कम। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 30 बीएनएस 2023 में बालक से 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति अभिप्रेत है, इसका डी ऑप्शन सही है। 31 बीएनएस 2023 के अधीन कूटकरण परिभाषित है। 4 में फूट यानी कि कूटकरण नहीं करना भैया, 2-4 में परिभाषित है, 2-3 में तो चाइल्ड परिभाषित है, 2-5 में तो न्यायालय परिभाषित है, 2-6 में 6 में शांत यानी कि मृत्यु को परिभाषित किया गया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 4 में फूट नहीं डालना, फूट यानी कि कूटकरण नहीं करना। इसके बाद 32 न्यायालय शब्द को 2-5 में परिभाषित किया गया है। C+J, सी से कोर्ट, जे से जज को परिभाषित किया गया है 2-16 में, इस प्रकार हमने आपको बताया था, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 33 जब कोई एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कुछ भी करता है, गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कुछ भी करता है या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाता है तो इसे हम क्षति कहते हैं, बेईमानी कहते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे 2-7 में परिभाषित किया गया है। 2-7 के साथ 2-36, 2-37, 2-38 भी पढ़ना है। 2-36 में है सदोष अभिलाभ और 2-37 में बताया गया है सदोष हानि और 2-38 में बताया गया है सदोष अभिलाभ प्राप्त करना या सदोष हानि प्राप्त करना। इसके बाद 2-39 भी है। 2-39 में बताया गया है आईटी एक्ट और बीएनएसएस से अर्थ लिए जाएंगे जो भी इस बीएनएस में परिभाषित नहीं है, परिभाषाएं या जो शब्द परिभाषित नहीं, कहाँ से अर्थ लिया जाएगा? आईटी एक्ट और बीएनएसएस से, ध्यान रखें। इसके बाद 34 जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे तो यह कहा जाएगा कि उसने बेईमानी की है, कार्य को बेईमानी से करता है, यह कहा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 35 बीएनएस 2023 की धारा 2-7 में शब्द बेईमानी से परिभाषित है, बेईमानी से परिभाषित है किसी व्यक्ति को गलत तरीके से सदोष अभिलाभ कारित करे और अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, उपरोक्त सभी, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 36
BNS 2023 के तहत बेईमानी से परिभाषा निम्नलिखित में क्या शामिल है? जो कोई इस आशय से कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित हो। क्या शामिल है? जो कोई इस ज्ञान से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित हो। जो कोई इस ज्ञान या विश्वास से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ हो। बेईमानी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से। इसके बाद 37 BNS 2023 के तहत एक बैंकर पर चेक क्या है? बैंकर पर चेक एक दस्तावेज, मूल्यवान प्रतिभूति है और डॉक्यूमेंट भी है, इसलिए इसका ए ऑप्शन लगा दीजिए। एक बैंकर पर चेक मूल्यवान प्रतिभूति तो है ही, लेकिन एक सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट भी है, जैसे 2(8) में परिभाषित किया गया है। इसके बाद 38 BNS 2023 धारा 2(8) के अधीन मुख्तारनामा ... का उदाहरण है। एक दस्तावेज का उदाहरण है, मुख्तारनामा डॉक्यूमेंट का उदाहरण है। 38 का ए सही है। 39 ए नाम का व्यक्ति बी के विरुद्ध ऐसी राशि के विरुद्ध डिक्री अभिप्राप्त करता है, यानी कि डिक्री प्राप्त करता है ए जो उसे दे नहीं है, यानी कि इसे दे नहीं है। यह BNS 2023 के तहत एक अपराध है यदि ए ने ऐसा किया। 9 कपटकरण का अपराध है। 9 कपट पूर्वक किया है उसने, ऐसा माना जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 40 BNS 2023 में पुल्लिंग वाचक शब्द वह का प्रयोग यानी कि ही किसके लिए किया जाता है? स्त्री, पुरुष, कोई भी व्यक्ति, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो या थर्ड जेंडर हो, उसके लिए प्रयोग किया गया है। 10 में टेंडर है, टेंडर नहीं यानी कि जेंडर है। जेंडर यानी कि लिंग शब्द को परिभाषित किया गया। लिंग में क्या क्या शामिल है? पुरुष भी है, महिला भी है और ट्रांसजेंडर भी शामिल है, जो नया ऐड किया गया है ट्रांसजेंडर को, ध्यान रखें। 10 में टेंडर है, टेंडर नहीं जेंडर है। जेंडर में तीनों लोग आते हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। 10 में ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर में तीनों शामिल है। इस प्रकार याद रखें, भूलेगा नहीं, क्योंकि नए लॉ है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा लोगों से, तभी याद रहेंगी धाराएं। 41 BNS 2023 में शब्द सद्भाव पूर्वक परिभाषित किया गया है। गुड फेथ 11 में गुड फेथ है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 42 BNS 2023 की धारा 2(11) के तहत परिभाषित गुड फेथ निम्न में से किसमें आवश्यक रूप से शामिल है? सम्यक सततता और ध्यान से किया गया कार्य। ऐसा माना जाएगा कि वह गुड फेथ में किया गया है, जिस कार्य में सम्यक सततता भी बढ़ती है लेकिन ध्यान से किया गया है, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने गुड फेथ में कार्य किया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर कभी कोई आपसे पूछ ले BNS में कहाँ पर गुड फेथ को परिभाषित किया गया है, तो आप बता दोगे 2(11) में। क्या है? सम्यक सततता और ध्यान से किया गया कार्य गुड फेथ है। लेकिन अगर कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाए और कहीं भी इसे परिभाषित किया गया है कि नहीं किया गया है गुड फेथ को, तो आप बोलना हाँ परिभाषित किया गया है गुड फेथ को। जनरल क्लॉज एक्ट 1887 की धारा 3(32) में परिभाषित किया गया है गुड फेथ को।
अब गुड फेथ वहां पर क्या लिखा है? वहां पर लिखा है कोई भी कार्य हो ईमानदारी से करो, चाहे उसमें लापरवाही क्यों ना हो, और गुड फेथ है। यह अंतर है दोनों में, ध्यान रखें। अगर कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है तो जरूर इस बात का जिक्र करें, तो एग्जामिनर जो इंटरव्यू ले रहा है वह समझ जाएगा आपने लॉ को पढ़ा है डीप में, और आपका इंटरव्यू भी क्वालिफाई हो जाएगा अगर इस प्रकार से आप आंसर देते हो। इसके बाद 43, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत गुड फेथ का अर्थ है सम्यक सतर्कता और ध्यान से किया गया कार्य गुड फेथ है, ए ऑप्शन। इसके बाद 44, BNS 2023 के अधीन परिभाषित पद संशय को परिभाषित किया गया है 213 में, सम्मिलित नहीं है। अब संशय में क्या शामिल नहीं है? किसी व्यक्ति को आश्रय देना, बी किसी व्यक्ति को वाहन के साधन देना, सी पकड़े जाने से बचने के लिए सहायता करना, डी अपराध के कार्य किए जाने के पूर्व उसका किया जाना सुगम बनाना। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 45, BNS की धारा 214 के अधीन पद क्षति यानी कि इंजरी से अभिप्रेत कोई अपहानि, शरीर, मन, ख्याति, संपत्ति, तब क्षति होती है। शरीर की, मन की, ख्याति की, संपत्ति की, 4 चीज़ें होना जरूरी है। शरीर, मन, इसलिए ए ऑप्शन नहीं है। शरीर, संपत्ति, बी भी नहीं है। शरीर, मन, ख्याति, संपत्ति, शरीर, मन, ख्याति, इसमें संपत्ति नहीं है इसलिए सी नहीं, डी नहीं है, सी ऑप्शन होगा। शरीर भी है, मन भी है, ख्याति भी है और संपत्ति अवैध रूप से कारित हुई हो, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। ध्यान रखें, क्षति में 4, शरीर, मन, ख्याति, संपत्ति, तब क्षति होती है। इसके बाद 46, भारतीय न्याय संहिता 2023 में शब्द अवैध में शामिल नहीं है, यानी कि अवैध 15 में परिभाषित किया गया 215। ऐसा कार्य वैध जो अवैध साधनों द्वारा किया जाए वह अवैध है। ऐसा कृत्य करने का लोभ जिसे करने के लिए व्यक्ति विधितः बाध्य हो, एक अपकृत्य है, संविदा का उल्लंघन है, असत्य कृषि विपणी देना अवैध में शामिल नहीं है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 47, BNS 215 में शब्द अवैध घोतक है उस हर चीज का जो अपराध है, बिल्कुल सही है। दूसरा, उस हर चीज का जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, यानी कि विधि रोकती है करने से, वह अवैध है। तीसरा, उस हर चीज को जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती है, अवैध है। इसलिए 1, 2, 3 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48, BNS की धारा 215 के अधीन प्रयुक्त शब्द अवैध किसे प्रायोज्य नहीं होता? जो विधि द्वारा प्रसिद्ध हो, जो कोई अपराध हो, जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करे, ये तो होते हैं लेकिन नहीं शब्द है, इस पर ध्यान करिए। जल्दबाजी में हम नहीं शब्द छोड़ देते हैं, देख नहीं पाते, लेकिन पकड़ना है, बहुत ही गौर से पढ़ना है। जब प्रश्न पढ़ते हैं पूरा तन मन धन, पूरा दिल उस पर होना चाहिए पढ़ते समय। अगर इधर उधर हुआ, अगर एक भी प्रश्न गलत हो गया तो माइनस मार्किंग है, 1/3, 3 नंबर चले जाएंगे और एक सही से कट जाएगा, 4 नंबर का लॉस होगा एक प्रश्न गलत करने से। ध्यान रखें, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो अनैतिक हो।
निम्न में से कौन सा व्यक्ति न्यायाधीश है? किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे दंड देने की शक्ति प्राप्त है। अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट। ए ऑप्शन सही है। बी, हर व्यक्ति जो पद रूप से न्यायाधीश डिजर्नेट हो। बिल्कुल सही है। सी, हर व्यक्ति जो किसी विधि कार्रवाई में अंतिम निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया हुआ। सभी न्यायाधीश से ए बी सी के, इसलिए डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त तो सभी। 50 BNS 2023 की धारा 216 के अनुसार निम्नलिखित कौन सा व्यक्ति जज है? कौन सा व्यक्ति न्यायाधीश है? न्यायाधीश को परिभाषित कहाँ किया गया है? 2(5) में तो कोर्ट है, 2(16) में परिभाषित है जज। C+J पढ़ाया था हमने आपको, 5(16) एक साथ। ए ऑप्शन, ऐसा व्यक्ति जो आधिकारिक तौर पर न्यायाधीश के रूप में डिजर्नेट है वह जज है। बी, ऐसा व्यक्ति जो किसी विधिक कार्रवाई में चाहे वो सिविल हो या डांडिक हो, अंतिम निर्णय या ऐसे निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील ना होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, वह भी जज है। सी, ऐसा व्यक्ति जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। डी, ये सभी है, डी ऑप्शन सही होगा। 51 BNS 2023 में जीवन को परिभाषित किया गया है 2(17) में, और मृत्यु को परिभाषित किया गया है 2(6) में। जीवन मृत्यु 6 में शांत हो गए, 17 में जीवन मिल गए। इसके बाद 52 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(17) के अधीन जीवन घातक है, जीवन को परिभाषित किया गया है 2(17) है, मानव जीवन से अभिप्रेत है, मानव के जीवन, इसलिए ए ऑप्शन सही है। 53 BNS 2023 की धारा 2(19) में पुरुष शब्द घातक है, कोई नर मानव का, पुरुष 2(19) में है और नारी को 2(35) में परिभाषित किया गया है। किसी भी आयु का वह पुरुष है, किसी भी एज की वह नारी है, 2(35) में है लिखा है। 54 BNS के अंतर्गत चल संपत्ति को परिभाषित किया गया है 2(21) में, मूवेबल प्रॉपर्टी को परिभाषित किया गया है 2(21) में। 55 BNS 2023 की धारा 2(21) विहित करती है चल संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। सदोष हानि को परिभाषित किया गया है 2(37) में, सदोष लाभ को परिभाषित किया गया है 2(36) में, बेईमानी को 2(7) में। इसके बाद 56 BNS की धारा 2(23) के अधीन मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि जंगम संपत्ति यानी कि चल संपत्ति की परिभाषा अपवर्जित करती है। भूमि को, भूबद्ध चीज़ों को, उन चीज़ों को जो भूमि से जकड़ी हुई हैं, इन सभी को अपवर्जित यानी कि छोड़ती हैं चल संपत्ति, उपरोक्त तो सभी, इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 57 अपराध परिभाषित है, अपराध 2(24) में परिभाषित है, 24 घंटे अपराध करना। इस प्रकार याद कर लो, कभी नहीं भूलेगा। अपराध कितने घंटे करना अपराधी को? 24 घंटे। हमें नहीं करने भैया अपराध, लेकिन अपराधी तो 24 घंटे ही अपराध के बारे में सोचता है, तो इसलिए 2(24) में परिभाषित हैं अपराध को। 58 निम्नलिखित में से अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है? अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है? अपराध के लिए आवश्यक नहीं है उद्देश्य, आवश्यक नहीं है, इसका बी ऑप्शन। 59 निम्न में से कौन सा कृत्य अपराध नहीं है? आत्महत्या करना अपराध नहीं है,
BNS में, इसलिए इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। 60 शब्द व्यक्ति की परिभाषा जो निम्नलिखित में दी गई प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए मानव हत्या को किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसे 226 में परिभाषित किया गया पर्सन, पी, और पीएस इन तीनों को एक साथ पढ़ना है। पी से पर्सन यानी कि 26 और पी से पब्लिक यानी कि 27 और पीएस से पब्लिक सर्वेंट यानी कि 228, 227, 226। पी से पर्सन, पी से पब्लिक, पीएस से पब्लिक सर्वेंट यानी कि लोक सेवक 228 में परिभाषित है। और एक पी 26, 27, 28 इस प्रकार याद कर लीजिए। पीएस 26, 27, 28। एक पी में पहले पर्सन आता है, फिर पब्लिक आती है यानी कि लोग। पहले पर्सन ही तो आएगा, फिर पब्लिक आएगी, फिर पब्लिक सर्वेंट, इस प्रकार। और 228 सबको याद होता है। 228 में क्या है? पब्लिक सर्वेंट। लेकिन 26 और 27 भूलते हैं, इसलिए तीनों को एक साथ याद करो, भूलेगा नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होगी कभी। इसका सी ऑप्शन सही है। 61 शब्द व्यक्ति में कोई भी कंपनी या एसोसिएशन या व्यक्तियों का निकाय शामिल है, चाहे वह निगमित हो या नहीं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? पर्सन को 226 में परिभाषित किया गया है। कोई व्यक्ति, कंपनी या निकाय चाहे निगमित हो या नहीं हो, वह व्यक्ति है। 62 BNS की कौन सी धारा पब्लिक सर्वेंट 228 में परिभाषित है? और पब्लिक को कहाँ पर परिभाषित किया गया है? आप कमेंट के माध्यम से बताइए। पब्लिक यानी कि लोग को कहाँ पर परिभाषित किया गया है परिभाषा में? 63 निम्नलिखित में से कौन सा पब्लिक सर्वेंट नहीं है? नगर निगम आयुक्त है, विधायक नहीं है, पब्लिक सर्वेंट। RS अंतुले बनाम RS अंतुले का एक केस था, उसमें कहा गया था MLA पब्लिक सर्वेंट नहीं है। सांसद यानी कि MP पब्लिक सर्वेंट है, किस केस में कहा गया था? यह भी आप बताइए। और किस केस में कहा गया था कि मुख्यमंत्री भी एक पब्लिक सर्वेंट है? इन दो केसों के नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसके बाद 64 निम्नलिखित में से कौन पब्लिक सर्वेंट नहीं है? मुख्यमंत्री है, केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष भी है, राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्मचारी भी है, लेकिन किसी बीमा कंपनी का सर्वेक्षक पब्लिक सर्वेंट नहीं है। सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 65 निम्नलिखित में से कौन सा पब्लिक सर्वेंट नहीं है? पब्लिक सर्वेंट नहीं है। न्यायालय का सहायता है, विश्वविद्यालय का परीक्षक पब्लिक सर्वेंट नहीं है। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 66 BNS 228 के अंतर्गत निम्न में से पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा में नहीं आते। इंडियन एयरलाइंस का पायलट, सरकारी विद्यालय का शिक्षक आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का अध्यक्ष भी आता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी आता है। इंडियन एयरलाइंस का पायलट, इसके ऑप्शन में हमें भी डाउट है, या तो ए होगा या डी होगा। इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। इंडियन एयरलाइंस का पायलट, इंडिया एयरलाइंस
पब्लिक सर्वेंट है, इंडियन एयरलाइंस का जो पायलट है पब्लिक सर्वेंट है। लेकिन डी, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो स्वयं संचालित है वह पब्लिक सर्वेंट नहीं है। इसका डी ऑप्शन होगा। 67 BNS 228 के अनुसार निम्नलिखित में से पब्लिक सर्वेंट नहीं है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है, न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेट है, पिति नियुक्त पर नियुक्त किया गया कोई शासकीय सेवक, वो भी पब्लिक सर्वेंट है। डी, शासकीय महाविद्यालय का प्राचार्य यानी कि प्राइवेट स्कूल शासकीय, वह नहीं है पब्लिक सर्वेंट। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 68 पब्लिक सर्वेंट शब्द उस व्यक्ति का घोतक है निम्न में से किस में आता है? सेना के प्रत्येक कमांडेंट ऑफिसर, बी, प्रत्येक न्यायाधीश जो विधि द्वारा निर्णायक कार्य रूप से अधिकृत न्यायालय का प्रत्येक ऑफिसर, यह तीनों हैं, इसलिए डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मुख्यमंत्री या कोई मंत्री शासन से वेतन लेते हैं और भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्याय संहिता 228 में पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत आते हैं। किस केस में कहा गया था? एम करुणानिधि बनाम भारत संघ। ए ऑप्शन इसका सही है। यही इसके पहले हमने आपसे कहा था, कमेंट बॉक्स में बताइए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पब्लिक सर्वेंट है, किस केस में कहा गया था? यही केस है एम करुणानिधि बनाम भारत संघ। इसके बाद 70 BNS 230 में परिभाषा दी गई है। 230 में परिभाषा दी गई है विशेष विधि की, यानी कि स्पेशल लॉ और लोकल लॉ को परिभाषित किया गया है 218 में, इसलिए ए ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद 71 मूल्यवान प्रतिभूति परिभाषित की गई है 231 में। भारतीय न्याय संहिता 2023 में, यानी कि 231 में परिभाषित है मूल्यवान प्रतिभूति। इसका डी ऑप्शन सही है। 72 BNS के अनुसार ऐसे दस्तावेज को जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अविस्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है कहा जाता है। मूल्यवान प्रतिभूति है, डी ऑप्शन सही होगा। 231 में परिभाषित किया गया है। 73 निम्नलिखित में से क्या मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है? मूल्यवान प्रतिभूति क्या नहीं है? बीमित पार्सल के लिए कोई डाक रसीद मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है। किराया लेखा जोखा, विवाह विच्छेद विलेख भी मूल्यवान प्रतिभूति के अंतर्गत नहीं आता। इसका आंसर थोड़ा डिस्प्यूटेड है क्योंकि स्पष्ट सही तो पता नहीं है कि ए है कि डी है। अगर आप लोगों को पूरा विस्तार से पता है क्यों नहीं है डाक रसीद और विवाह विच्छेद विलेख, इन दो में से ही कोई एक होगा जो नहीं है, तो उसको कमेंट के माध्यम से बताइए जिससे हमें भी पता चल सके, क्योंकि कोई भी हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता। क्योंकि हमसे भी अगर कोई चीज़ कुछ नहीं बनता तो हम आप लोगों से ही पूछते हैं, आप लोगों से नहीं बनता तो आप लोग भी बेझिझक होकर कमेंट करिए। हम आप लोगों के भाई मानते हो तो भाई है, अगर शिक्षक मानते हो तो शिक्षक है, छोटे भाई बड़े भाई जो भी आप मुझे मानते हो हम आपके हैं, इसलिए कोई शर्म नहीं, बेझिझक होकर आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और बताइए हमें भी कि इसका कौन सा सही है। इसके बाद 74 निम्न में से क्या मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है? इसमें मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है। सामान्यतः संधारित व पक्षकारों द्वारा सिग्नेचर लेखा पुस्तकें,
अंश क्रय करने का करार मूल्यवान है, आकलन आदेश मूल्यवान है, बैंक में भुगतान जमा पर्ची है। तीनों हैं लेकिन ए नहीं है। 75 BNS 2023 की किस धारा में स्वेच्छा यानी कि वॉलेंट्री 33 में टेरेंटली नहीं है, वॉलेंट्री है, यानी कि 233 में वॉलेंट्री को परिभाषित किया गया, यानी कि सी ऑप्शन। 76 BNS 2023 में परिभाषित स्त्री शब्द से तात्पर्य उस मानव नारी से है जिसकी किसी भी आयु की हो, यानी कि डी ऑप्शन। 77 BNS 2023 में स्त्री शब्द का द्योतक है जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला, इसका डी ऑप्शन सही है। 78 सदोष अभिलाभ को 236 में परिभाषित किया गया और सदोष हानि को 237 में, सदोष अभिलाभ प्राप्त करना या हानि 238 में और 239 में IT एक्ट BNSS से अर्थ लिए जाएंगे जो भी इसमें परिभाषित नहीं है BNS में। 36, 37, 38, 39 एक साथ पढ़ दो। 79 जब कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध साधनों द्वारा कोई अभिलाभ प्राप्त करता है जिसका वह वैध रूप से हकदार नहीं है, तो यह क्या है? विधि विरुद्ध साधनों द्वारा कोई अभिलाभ प्राप्त करता है जिसका हकदार नहीं, और सदोष अभिलाभ है जिसे 236 में परिभाषित किया गया है। बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 80 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड BNS में स्पेसिफाई परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है भैया, सही है, किंतु धारा 239 के अनुसार उसका वही अर्थ होगा जो IT एक्ट 2000 में परिभाषित है। बिल्कुल लिखा भी है 239 में, जो भी परिभाषाएं या अर्थ यहाँ पर सम्मिलित नहीं है BNS में, उसका अर्थ BNSS से या IT एक्ट से लिया जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 81 BNS 2023 की धारा 3 निम्न के बारे में उपबंध करती है। धारा 3 जनरल एक्सेप्शन बताती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जनरल एक्सेप्शन यानी कि साधारण स्पष्टीकरण की बात करती है धारा 3। इसके बाद 82 BNS की डॉट में संयुक्त दायित्व 3, 5 और 3, 9 संयुक्त दायित्व का सिद्धांत निहित करती है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 83 BNS 2023 की निम्नलिखित कौन सी धारा के अधीन संयुक्त दायित्व का सिद्धांत 3, 5 और 3, 9 3, 5 यानी कि कॉमन इंटेंशन, डी ऑप्शन सही है। 84 3, 5 साक्ष्य का नियम है, किसी भी प्रकार का दंड नहीं बताती। कॉमन इंटेंशन एक साक्ष्य का नियम है, एक साभूत आभार सृजित करती है, अपराध सृजित करती बिल्कुल नहीं करती। अपराध सृजित किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाता, 3, 5 में लिखा है, लेकिन साक्ष्य का एक नियम है, साक्ष्य में उपयोग में लाया जा सकता है। इतने लोग उपस्थित थे, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 85 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3, 5 सिर्फ साक्ष्य का नियम है, बिल्कुल नहीं है, बी नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन सही है इसका। 86 कोई आपराधिक कार्यकारी व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने के संबंध में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3, 5 कॉमन इंटेंशन स्वयं में एक पृथक अपराध है जो पृथकता दंडनीय है, केवल साक्ष्य का एक नियम है और कोई सारभूत अपराध सृजित नहीं करती। बी ऑप्शन सही है। 87
इनमें से कौन सी धारा 3(5) BNS 2023 के तहत सामान्य आशय पद का अर्थ नहीं है? जो अपराध कारित किया गया है उसी अपराध को आवश्यकता करने का दुराशय, दुराशय नहीं है। डी ऑप्शन। 88 BNS 2023 की धारा 3(5) के लिए शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है। बी, शारीरिक उपस्थिति सहभागिता के लिए आवश्यक है परंतु सभी प्रकरणों में नहीं। इसका बी ऑप्शन सही है। 89 सामान्य आशय से अभिप्रेत है, यानी कि कॉमन इंटेंशन से अभिप्रेत है, सभी व्यक्ति द्वारा आशय साझा करना। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 90 जब कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य आशय के अग्रसर में किया जाता है तब वह प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के करने के लिए उसी प्रकार दायित्वहीन है मानो कार्य अकेले उसी ने ही किया हो। यह माना जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही है। 91 जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सब के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्वहीन है मानो वह कार्य उनमें से प्रत्येक द्वारा उनकी एकल हैसियत में किया गया है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5) कॉमन इंटेंशन, धारा 190 कॉमन ऑब्जेक्ट के संबंध में क्या असत्य है? 3(5) स्वयं किसी विशिष्ट अपराध का सृजन नहीं करती जबकि धारा 190 करती है, लेकिन असत्य बताना है, यह तो सत्य है। बी, अपराध में सक्रिय सहभागिता की धारा 3(5) के अंतर्गत आवश्यकता है। जे भी 3(5) के अंतर्गत आवश्यकता अपराध की 190 में नहीं है। यही तो असत्य है भैया, 190 में है 3(5) में नहीं है। लगा दीजिए बी ऑप्शन। इसके बाद 93 कॉमन इंटेंशन का सिद्धांत लागू होता है कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्ट कम से कम 5, इसलिए 2 व्यक्ति का होना जरूरी है कॉमन इंटेंशन में। 94 BNS की धारा 3(5) को स्थापित करने के लिए सामान्य उद्देश्य सिद्ध किया जाता है लेकिन प्रत्यक्ष कृत्य नहीं। सामान्य उद्देश्य और प्रत्यक्ष कृत्य दोनों ही सिद्ध किए जाते, कोई सामान्य उद्देश्य नहीं है लेकिन प्रत्यक्ष कृत्य सिद्ध किया जाता है। सामान्य उद्देश्य सिद्ध किया जाता है लेकिन प्रत्यक्ष कृत्य नहीं। आपकी उपस्थिति मात्र से ही यह मान लिया जाएगा कि आपने ही हत्या की है, चाहे आप वहां खड़े क्यों ना हो। आपने उसे मारा नहीं है, आप खड़े थे, आपने उसकी सहायता की है, गए थे उसके साथ, उसने जाकर वहां गोली मार दी, तो आप भी मृत्युदंड के भागी होंगे। जितनी सजा उसको मिलेगी उसकी आपको उतनी आपको भी मिलेगी। यह कहता है कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय, इसलिए ए ऑप्शन सही है। 95 BNS की धारा 3(5) के तहत निम्नलिखित को स्थापित किया जाना अपेक्षित है, सामान्य आशय किंतु प्रत्यक्ष कार्य नहीं। सी ऑप्शन सही है। 96 निम्नलिखित में से कौन सा BNS 2023 की धारा 3(5) का एक आवश्यक तत्व नहीं है? 3(5) का एक आवश्यक तत्व नहीं है। कुछ व्यक्तियों द्वारा आपराधिक कार्य का किया जाना, आपराधिक कार्य सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाना, आपराधिक सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया जाना। डी ऑप्शन सही है इसका। 97 निम्नलिखित में से क्या BNS की धारा 3(5) का घटक नहीं है? कुछ व्यक्तियों द्वारा आपराधिक कार्य का किया जाना, ये ऑप्शन नहीं है। आपराधिक कार्य सामान्य आशय को अग्रसर करने में, अपराध में लिप्त व्यक्तियों के मस्तिष्क का मिलन, अपराध में लिप्त व्यक्तियों का एक ही आशय होना, घटक नहीं है।
इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। 98। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3(5) के अधीन संयुक्त दायित्व अधिरोपित करने के लिए अभियोजन को साबित करना होगा। सामान्य आशय। डी ऑप्शन 99। निम्नलिखित कौन से अपराधों में बीएनएस की धारा 3(5) के अधीन नियम का अपवाद लागू नहीं होता? सभी अभियुक्त व्यक्तियों को अपराध के स्थान पर शारीरिक रूप से उपस्थित होना चाहिए। मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध, विवाह के संबंध में अपराध, संपत्ति के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध। मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध, बी संपत्ति के विरुद्ध अपराध, उपस्थिति लागू नहीं होता। इसका बी ऑप्शन है। इसके बाद 100। निम्नलिखित में से कौन सा बीएनएस की धारा 3(5) 190 के मध्य विभेद बताती है? धारा 190 एक विशिष्ट अपराध सृजित करती है, जबकि धारा 3(5) नहीं। ए ऑप्शन सही है इसका। 101। बीएनएस 2023 के अधीन निम्नलिखित कौन सी धारा पितृनिहित आपराधिक दायित्व सिद्धांत है? 3(5) और 190 पितृनिहित दायित्व का सिद्धांत बताती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। ए और बी, हाँ ए बी दोनों। 102। बीएनएस 3(5) और धारा 190 में अंतर है। जहाँ कहीं भी धारा 3(5) में वहाँ कम से कम 5 व्यक्ति का होना आवश्यक, बिल्कुल गलत। धारा 190 साक्ष्य का नियम मात्र है, बिल्कुल गलत। 3(5) के लिए कार्य में सक्रिय भागीदारी आवश्यक है, जबकि 190 के लिए विधि विरुद्ध सभा का निष्क्रिय सदस्य होना ही पर्याप्त है। 3(5) को मूल अपराध से संबद्ध करना आवश्यक नहीं है, जबकि धारा मूल अपराध से संयुक्त है। इसका सी ऑप्शन सही है। 103। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। 104। एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, एक भरी पिस्टल से लैस होकर इसके पास भरी पिस्टल है और वाई खाली हाथ। वाई के पास कुछ नहीं है, एक्स के पास पिस्टल तो है लेकिन वाई के पास नहीं है। लूट करने के उनके सामान्य आशय, लूट करने के उद्देश्य है दोनों जाते हैं। इसके पास तो बंदूक है लेकिन इसके पास नहीं है, लेकिन दोनों का सामान्य आशय है। अग्रसर करने में जेड यानी कि जेड की दुकान पर जाते हैं, दोनों जेड की दुकान पर जाते हैं। एक्स दुकान में प्रवेश करता है, जिसके पास बंदूक थी वह दुकान में प्रवेश करता है जेड की, और संपत्ति ले जाने का विरोध करने पर जेड विरोध करता है तो एक्स जेड को गोली चला देता है तो वह मर जाता है। एक्स के कौन से कार्य के लिए वाई दायित्वहीन है? ए हत्या के साथ डकैती, बी उद्धापन और हत्या न होने वाले आपराधिक मानवबल। लूट करने का प्रयास जब घातक हथियारों से लैस हो, लूट एवं हत्या, लूट एवं हत्या के दोषी है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 105। ए और बी सी की हत्या करने जाते हैं। ए बी हत्या करने किसकी जाते हैं? सी की हत्या करते हैं ए और बी। ए हाथ में भाला लिए है, लेकर रक्षा हेतु खड़ा रहा, हाथ में भाला लेकर रक्षा हेतु खड़ा रहा बी की, लेकिन उसने सी को नहीं मारा, लेकिन ए ने सी को नहीं मारा, खड़ा रहा भाला लेकर रक्षा के लिए बी की। बी ने सी को मार डाला, बी ने सी को मार डाला। इस मामले में केवल बी सी की हत्या के लिए उत्तरदायी नहीं, कॉमन इंटेंशन
जितना हकदार बी है उतना ए भी है। ए और बी दोनों सी की हत्या के लिए उत्तरदायी है। 105 का बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 106 बीएनएस 1860 की धारा 3(5) यथा परिकल्पित संयुक्त दायित्व का सिद्धांत निम्नलिखित विनिश्चय पर आधारित है। वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परेर के मामले से संबंधित है। ये तो कॉमन इंटेंशन से संबंधित है। तो यहाँ पूछा क्या गया है, कॉमन इंटेंशन के बारे में तो पूछा गया है। 3(5) में कॉमन इंटेंशन है। संयुक्त दायित्व का सिद्धांत रेक बनाम क्रूज से संबंधित है। सॉरी, इसका ये ऑप्शन नहीं है, डी है। 107 निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 3(5) यानी कि बीएनएस की धारा 3(5) से संबंधित है। केएम नानावटी मद्रास राज्य वाला नहीं है। 3(5) कॉमन इंटेंशन से संबंधित। वीरेंद्र घोष एक महबूब साय वाला था, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही है। अन्य बातों की तरह अपराध में वे भी सभी कार्य करते हैं जो खड़े रहते हैं तथा प्रतीक्षा करते हैं, एक अभिकथन किया गया था वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परेर के केस में, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। एक 109 निम्नलिखित कौन से मामले में लॉर्ड समर ने कहा था उन्होंने भी साथ दिया जो खड़े रहे और प्रतीक्षा करते रहे? वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परेर के केस में, यानी कि सी ऑप्शन। इसमें जज कौन थे? लॉर्ड समर। 110 निम्नलिखित में से किस प्रकरण में प्रिवी काउंसिल ने सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य के मध्य, यहाँ पर उद्देश्य कर लीजिए, अंतर स्थापित किया? महबूब सहाय बनाम एम्परेर के केस में। इसका बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर सामान्य आशय है, यहाँ पर उद्देश्य कर लीजिए, जो गलत है आशय लिखा है क्योंकि उद्देश्य है। मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। 111 सामान्य आशय व सामान्य उद्देश्य में निम्न में से किस प्रसिद्ध मामले में विभेद किया गया? महबूब साय बनाम एम्परेर के मामले में। इसका बी ऑप्शन सही है। 112 महबूब साय बनाम एम्परेर के मामले में निर्णय निम्नलिखित कौन से न्यायाधीश द्वारा दिया गया था? माधवन, न्यायमूर्ति सर माधवन नैयर ने इस केस में निर्णय दिया था कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में अंतर बताया था, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 113 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बीएनएस 3(5) 190 के मध्य अंतर बताया गया किस केस में? विभेद की आधिकारिक रूप से व्याख्या की गई ननक चंद बनाम पंजाब राज्य के मामले में। इसका डी ऑप्शन सही है। इस प्रकार अध्याय 1 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त होते हैं। इसके बाद अध्याय 2, 3, 4, 5 कंटिन्यू 20 चैप्टर तक, बीएनएस के 39 चैप्टर तक, बीएनएसएस के और 12 चैप्टर बीएसए के। हमारे सभी इनके वीडियो ऑब्जेक्टिव के वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप वहां जाकर जरूर देखें। अगर एमपी एडीपीओ या किसी भी स्टेट की जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको कोचिंग करनी है तो हमसे संपर्क करें। हमारी कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं गूगल मीट के माध्यम से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।